जवाहरलाल नेहरू। वह साल था सन 1716। कश्मीर की वादियां, ऊंचे मकान, बर्फीले पानी, अंगूर और केसर से भरी हुई थी। ज्ञान की धरती के तौर पर कश्मीर की वादियां और भी खूबसूरत लग रही थीं। राज कौल संस्कृत और पारसी के एक प्रसिद्ध ज्ञानी थे। उन्होंने एक अहम फैसला लिया। उन्होंने फैसला किया कि वे शासक फारूक सियर का सम्मान करने दिल्ली जाएंगे। अगर वे उन्हें अपने दरबार में शामिल करें तो उन्हें परिवार सहित दिल्ली जाना पड़ेगा। फारूक सियर उनकी साफ भाषा और होशियारी से बहुत प्रभावित हुए और उन्हें तोहफे में एक बड़ा मकान और कई सारे नौकर दिए। उनका मकान एक नहर के किनारे था। मुझे यह सामान राजकौल तक पहुंचाना है। उनका मकान कहाँ है? तुम्हारा मतलब कौल नेहरू का घर? वो रहा, नहर से लगा हुआ मकान। कौल नेहरू, जिस नाम से वे जाने जाते थे, कई दशकों तक दिल्ली में ही रहे। सन 1850 तक परिवार के दौलत में काफी वृद्धि हो गई थी। गंगाधर नेहरू राजकौल के उत्तराधिकारी थे। वे दिल्ली में कोतवाल थे। सन 1857 की क्रांति ने दिल्ली को हिलाकर रख दिया था। उस वक्त काफी खून खराबा हुआ था। काफी लोगों ने सुरक्षा के लिए शहर छोड़ दिया था। कोतवाल भी उनमें से एक थे। वे अपने दोनों बेटों बंसीधर, नंदलाल और अपनी बीवी को साथ लेकर आगरा चले गए। आगरा पहुंचकर उन्हें नई जिंदगी शुरू करनी थी। सन 1861 में 34 साल की उम्र में गंगाधर की मृत्यु हो गई। उनकी बीवी इंद्रानी ने अपने दोनों बेटों को बुलाया। उन्होंने बड़े बेटे बंसीधर को नौकरी ढूंढने को कहा। तीन महीनों के बाद इंद्रानी ने तीसरे बेटे मोतीलाल को जन्म दिया। तब तक बंसीधर को न्याय लेखक की नौकरी मिल चुकी थी और आगे चलकर वे उपप्रधान न्यायाधीश बन गए। उन्होंने अपने शिक्षा के दिन आगरा और इलाहाबाद में बिताए। एक बार उन्हें लगा कि उन्होंने एक परीक्षा में अच्छा नहीं किया है। तब वे आगरा के ताजमहल को देखने चले गए और उसकी खूबसूरती को निहारते हुए उन्होंने वहां कई घंटे बिताए। मोतीलाल ने बीती बातों पर चिंता करते हुए कभी अपना समय व्यर्थ नहीं किया। वे काफी फुर्तीले और दृढ़ थे। बाद में उन्हें पता चला कि वे उस परीक्षा में उत्तीर्ण हो गए हैं। मोतीलाल ने कानून की पढ़ाई करने का फैसला किया। वे उच्च न्यायालय के वकील की परीक्षा में बैठे। वे प्रथम आए। उन्हें परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन करने के लिए सोने का मेडल दिया गया। उनकी खुशहाल जिंदगी को धक्का तब लगा जब उनके भाई नंदलाल की मौत हुई। वो उनके पिता समान थे। सन 1887 में
25 साल की उम्र में ही नंदलाल परिवार के मुखिया बन गए थे। उन पर नंदलाल के 7 बच्चों की जिम्मेदारी भी आ गई थी। उनके जिंदगी में एक दुखद घटना घटी। उनकी पत्नी और बच्चे की मौत हो गई थी। उनकी शादी स्वरूप रानी से कराई गई। वो एक सुंदर सुशील महिला थी। 14 नवंबर 1879 को रात के 11:30 पर उनके घर एक बेटे का जन्म हुआ। उनका नाम जवाहरलाल रखा गया। अब तक मोतीलाल अच्छा कमा चुके थे और अच्छा खर्च भी करते थे। जवाहरलाल नेहरू को बहुत ही आरामदायक और पश्चिमी तरीके से पाला गया था। स्वरूप रानी चाहती थी कि जवाहर का दाखिला पढ़ाई के लिए स्कूल में किया जाए, लेकिन मोतीलाल चाहते थे कि उनके लिए एक अंग्रेजी गवर्नेंस रखी जाए। जन्मदिन बहुत विशेष दिन हुआ करते थे। जवाहर को तराजू में तौला जाता था और वो अनाज गरीबों में बांट दिया जाता था। शाम को उन्हें कई सारे तोहफे दिए जाते थे और बड़े जश्न का आयोजन होता था। नन्हे जवाहर तोहफे पाकर बहुत खुश हुआ करते थे और चाहते थे कि हर दिन उनके जन्मदिन की तरह मनाया जाए। मोतीलाल एक अच्छे और साथ ही सख्त पिता थे। एक दिन जब मोतीलाल बाहर थे, जवाहर उनके पढ़ाई करने वाले कक्ष में घुस गए। उन्हें वहां पर 2 फाउंटेन कलम दिखाई दिए। उन्होंने उसमें से एक कलम उठाया और चुपचाप अपने कमरे में चले गए। जवाहर को लगा कि उनकी चोरी नहीं पकड़ी जाएगी, लेकिन कुछ ही देर में मोतीलाल अपनी कलम को ढूंढने लगे। उन्हें पता चल गया कि ये काम छोटे जवाहर का ही है। वे जवाहर को अपने कमरे में ले गए और उनकी खूब पिटाई की। चोट खाए जवाहर अपनी मां की ओर दौड़े। नरम दिल स्वरूपा ने उनके घाव भरे और उनको प्यार किया। अपने पिता के प्रति जो इज्जत और प्यार जवाहर के दिल में था, अब उसमें डर भी जुड़ गया था। उनकी मां से उनका रिश्ता बहुत ही प्यार भरा था। वे अपनी मां के साथ गंगा नदी में नहाने और मंदिरों के दर्शन भी करते थे। उन्होंने अपनी मां और चाचियों से कई सारी पौराणिक कथाएं सुनी थीं। नेहरू परिवार हर धर्म के त्योहार धूमधाम से मनाते थे, जैसे कि होली, दीपावली, ईद, जन्माष्टमी, कश्मीरी नया वर्ष, नवरोज। जवाहर का बचपन तन्हाई में गुजरा। उनके घर में कई सारे चाचा, चाचियां और चचेरे भाई बहन थे, लेकिन साथ खेलने के लिए उनके उम्र का कोई नहीं था। उनके अकेलेपन में मुबारक अली ने उनका साथ दिया, जो उनका नौकर था। वो उन्हें अरब की दिलचस्प कहानियां सुनाया करता था।
जवाहर को हर दिन घुड़सवारी के लिए ले जाया जाता था और उनके साथ एक घुड़सवार भी हुआ करता था। एक दिन एक नौकर ने मोतीलाल को बताया कि घोड़ा जवाहर के बिना ही लौट आया है। मोतीलाल अपने दोस्तों के साथ बेटे की तलाश में निकल पड़े। उन्होंने जवाहर को जंगल से बाहर आते देखा और उन्हें तसल्ली हुई। मोतीलाल ने अपने बेटे की दिलेरी को सराहा। छोटे जवाहर को अपने पिता और उनके दोस्तों से मिली तारीफ सुनकर बहुत खुशी हुई। वह पहली बार था जब उन्होंने दिलेरी का स्वाद चखा। जब जवाहर करीब 10 साल के थे, उनका परिवार आनंद भवन में रहने चला गया। यह एक आलीशान बंगला था। इसमें सुंदर बाग बगीचे, फव्वारे, स्विमिंग पूल और टेनिस कोर्ट भी थे। इसी दौरान एक और खुशखबरी मिली। उनकी बहन ने जन्म लिया, जिनमें उन्हें एक नया साथी मिला। उस वक्त मोतीलाल अपनी पहली विदेश यात्रा का मजा ले रहे थे। जब वे भारत लौटे, तब लोगों ने उनकी विदेश यात्रा पर काफी हंगामा मचाया। पुजारियों ने उन्हें तपस्या करने को कहा, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। जाति से बाहर करने की चेतावनी ने भी उनका फैसला नहीं बदला। उन्होंने फिर से यूरोप की यात्रा की। इलाहाबाद में वे पहले इंसान थे जिन्होंने कार खरीदी थी। अपनी बड़ी आमदनी के कारण नेहरू परिवार ने आरामदायक और खुशहाल जिंदगी जी। मोतीलाल ने पश्चिमी ढंग की जिंदगी बिताई, लेकिन उनकी मां और घर की दूसरी औरतों ने पारंपरिक हिंदू ढंग की जिंदगी बिताई। नन्हे जवाहर अपने पिता की पार्टियों से काफी आकर्षित थे। वे चकित होते कि कैसे उनके पिता को सभी की तारीफ मिलती है। मोतीलाल ने नेहरू को पर्दे से झांकते हुए देखा। उन्होंने अपनी बात रोकी और उसे पास बुलाया। उन्होंने नेहरू को अपने ऊपर बिठाया और सजा के तौर पर उनसे अपनी बातें सुनने को कहा। नेहरू खुश हुए क्योंकि उनके पिता उनसे नाराज नहीं हुए। सन 1901 में जवाहर 11 वर्ष के हुए। मोतीलाल ने उनसे कहा कि फर्नांडिस ब्रूक्स उन्हें पढ़ाने आया करेंगे। ब्रूक्स के द्वारा उन्हें किताबें पढ़ने का शौक हो गया। एक दिन ब्रूक्स ने नेहरू को भगवत गीता पढ़ने की राय दी। यह सुनकर नेहरू चकित हो गए। ब्रूक्स ने बताया कि भारतीय तत्वज्ञान समझने के लिए उन्होंने संस्कृत भी सीखी है। नेहरू के संस्कृत अध्यापक गंगानाथ झा के बहुत कोशिशों के बाद भी
नेहरू संस्कृत भाषा समझने और पढ़ने में कमजोर थे। गंगानाथ के पाठ ब्रूक्स से बिल्कुल विपरीत थे। एक दिन वे बाजार गए। बाजार से वे कुछ चीजें ले आए जिससे वे घर के ऊपरी मंजिल पर एक प्रयोगशाला बनाना चाहते थे। जवाहर यह सुनकर बहुत खुश हुए। गुरु और उनके शिष्य ने अपनी छोटी सी प्रयोगशाला में प्रयोग करने शुरू कर दिए। यह प्रयोगशाला बड़े से आनंद भवन के ऊपरी मंजिल के छोटे से हिस्से में बनाई गई थी। ब्रूक्स मैडम एनी बसंत द्वारा स्थापित थियोसॉफिकल सोसाइटी के सदस्य थे। पिता की इजाजत लेकर नेहरू भी ब्रूक्स के साथ उनकी सोसाइटी की बैठक में हिस्सा लेने लगे। ब्रह्म विद्या में जवाहर की रुचि बीच में ही रुक गई जब ब्रूक्स का दर्दनाक अंत हुआ। जवाहर अखबार पढ़कर उन दिनों चल रहे राजनीति को समझने लगे। सन 1905 में मोतीलाल अपने बेटे की पढ़ाई से संतुष्ट नहीं थे। उन्होंने यह बात अपनी बीवी से कही और उन्हें इंग्लैंड के एक स्कूल भेजने का फैसला किया। मई 1905 में जब जवाहर करीब 15 वर्ष के थे, उनका परिवार इंग्लैंड गया। हारों में मोतीलाल डॉक्टर जोसेफ वुड से मिले। वे जवाहर को वहां दाखिला दिलाना चाहते थे। अपने बेटे को सुरक्षित हाथों में रखकर मोतीलाल अपने परिवार को यूरोप घुमाने ले गए। जवाहर ने मेहनत की और खेलों में भाग लिया। खेल कूदों में उनकी दिलचस्पी उनके सहपाठियों से विपरीत और अलग थी। नेहरू का सामान्य ज्ञान अक्सर उनके अध्यापकों को चकित करता था। कक्षा में चल रहे किसी भी पाठ से वे कभी पीछे नहीं हटे। एक जवाहरलाल ही थे जो उस देश की राजनीति पर चर्चा कर सकते थे। उनके अध्यापक चकित थे कि कैसे एक दूसरे देश का बच्चा उनके देश के राजनीतिज्ञों के नाम याद रख सकता है, जो कि उनके लिए नए हैं। 19 मई सन 1906 को उनके प्रिंसिपल जोसेफ वुड ने मोतीलाल को खत लिखा। उन्होंने लिखा कि उन्हें अपने बेटे पर गर्व होना चाहिए, क्योंकि जवाहर वहां के सर्वश्रेष्ठ विद्यार्थी चुने गए थे। जिन अध्यापकों ने जवाहर को पढ़ाया, उन्होंने उनकी तारीफ की। जोसेफ को पक्का विश्वास था कि जवाहर का भविष्य उज्जवल है। स्कूल की पढ़ाई के बाद जवाहर ने इंग्लैंड के कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के मशहूर ट्रिनिटी कॉलेज में दाखिला लिया। उन्हें वहां पर एक होशियार छात्र की पहचान मिली। वहां उन्होंने
राजनीति के कुछ ऐसे अंशों के बारे में जाना जो भारतीय राजनीति के वातावरण को प्रभावित कर रही थी। अब वे एक छोटे जवाहर से बढ़कर एक सक्रिय राजनीतिज्ञ जवाहरलाल नेहरू बन गए थे। भारत माता अपने धरती के इस रत्न के स्वागत के लिए उसका इंतजार कर रही थी।